हेलो दोस्तों, मैं रोहित। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इतिहास के डिफिकल्ट शब्द के बारे में। जी, डिफिकल्ट शब्द यानी कि देखिए ना यार, जब हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमें काफी तकलीफें देते हैं। यार कभी कभी क्या होता है पता है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है क्योंकि समझ नहीं पाते हैं यार कि वो क्या लिखा था, यानी उसका अर्थ क्या है। नींद तभी आता है जब हमें उससे समझने में तकलीफ होती है। तो तकलीफ देने वाला जो शब्द है ना दोस्तों, मैं आज यहीं पे उसका खात्मा करूंगा। तो चलिए हम कुछ शब्दों को आज जानेंगे कि क्या होता है कि नहीं, क्योंकि किताब पढ़ने में हमें बहुत सारी तकलीफें होती है हम लोगों को। तो आज उसी शब्द को डिफाइन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला शब्द है निरंकुश। भाई निरंकुश क्या होता है? चलो देखिए, बहुत सिंपल है कि इसका अर्थ क्या होता है। निरंकुश आप अक्सर किताब में पढ़े होंगे, निरंकुश शासक, निरंकुशवादी। तो इस प्रकार के शब्द से मुलाकात हुई होगी आपको किताब में। तो आज हम इसको जानेंगे कि यह निरंकुश क्या होता है। निरंकुश का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, अपने इच्छा अनुसार, यानी कि वैसा शासक जो अपनी इच्छा से शासन करे। हाँ, इसे हम अत्याचारी भी शासन कह सकते हैं। यानी कि ये जो होता है ना यार, कि अपनी इच्छा से शासन करते हैं, ना जनता का परवाह ना किसी का परवाह, जो मन में सो किया। अब ये नहीं देखते यार मैं जो करने जा रहा हूँ उससे दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं समझते हैं। यानी कि अपने अनुसार जो उसको अच्छा लगता है, वो चाहे दूसरे के लिए बुरा हो या अच्छा, बस अपने ऐसो आराम और आलीशान महल के लिए जो खर्च करते हैं, जो शासन चलाते हैं, उसी को हम निरंकुश कहते हैं, है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिरकार निरंकुश होता क्या है ना। तो आने वाले आप जो किताब पढ़ेगा तो जहां कहीं भी आपको निरंकुश नजर आ रहा है, बस माइंड में एक ही रखना है कि वो अत्याचार है, यानी कि अपने इच्छा अनुसार वो शासन करता है। चलिए अगला हम देखते हैं एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है भाई? एकाधिकार ये बहुत सिंपल है ये भी कि एकाधिकार हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि एकाधिकार होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आप किसी एक गांव की एग्जांपल लेते हैं। एक गांव में मात्र एक ही दुकान है, ठीक है, एक ही दुकान है और वहां पे क्या है, और वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, है ना। वहां पे क्या होंगे, उस गांव में लोग होंगे। तो क्या होंगे कि एक ही दुकान है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका भाव ज्यादा ही होगा, कुछ ज्यादा, यानी कि ये अपने मन मर्जी से किसी भी वस्तु को बेच सकता है, क्योंकि वहां इसके कंपटीशन में और कोई नहीं है। हाँ, यानी कि ये खरीद कर कितना में मिलाए, लेकिन उसको बेचेगा अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जनता को भी मतलब कि मजबूरी है कि उसको वही भाव में खरीदना पड़ेगा जो बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस दुकानदार का इन ग्राहकों पर एकाधिकार है। क्या है? एकाधिकार, है ना। तो मैं एक मोटी तौर पर आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन इसका जो एक्चुअली में जो मीनिंग होता है, जो हम इतिहास में देखते हैं, इतिहास में क्या देखते हैं कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो फन्नावा कंपनी पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जिस कंपनी को अपना एकाधिकार प्राप्त किए हैं, अर्थात कि उस कंपनी से अब कोई इस कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई व्यापार नहीं कर सकता है जी। और वहां से जो सामान खरीदेंगे बस अब यही कंपनी खरीदेगा और अपनी मन के हिसाब से, अपने मन मर्जी के हिसाब से 4 गुना 5 गुना 10 गुना के हिसाब से वो सामान बेचेगा। तो यही एकाधिकार होता है, यानी किसी चीज, किसी सेवा, उत्पाद या वस्तु पर अपना अधिकार हो जाना ही एकाधिकार कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। निरंकुश और एकाधिकार हो गया। अब चलते उपनिवेश। उपनिवेश भी काफी सिंपल है इसे समझना। तो उपनिवेश होता क्या है? देखिए, उपनिवेश आप इससे शायद समझते भी होंगे, तो थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है उपनिवेश, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। एक्चुअली में ये सब हमें इतिहास में ही पढ़ने को मिलता है। तो चूंकि अगर हम वैसा एग्जांपल इंग्लैंड या अमेरिका इस सब एग्जांपल जो देता हूँ तो शायद आपको ज्यादा समझ में आया और वो आपको किताब में भी वर्णन होगा। तो देखिए, मान लीजिए इंग्लैंड है और ये अमेरिका हो गया। तो क्या करेगा, इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली देश है और जिस समय अमेरिका की खोज हुई थी उस समय तो खोजी हुई थी।
तो इंग्लैंड मान लीजिए यहाँ आया व्यापार करने, यहाँ आया व्यापार करने, और क्या होता है कि व्यापार करते करते ये पूरे अमेरिका को अपने अधिकार में कर लेता है, ये पूरे अमेरिका को अपने अधिकार में कर लेता है। तो इसे ही हम उपनिवेश कहते हैं। कहने का अर्थ कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से नीचे गरीब छोटे देश को अपने अधिकार में कर ले, तो उसे ही हम उपनिवेश कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम समझे तो जो अमेरिका जो हुआ इंग्लैंड के लिए उपनिवेश हुआ, इंग्लैंड के लिए उपनिवेश हुआ। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं अच्छी तरीके से इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि उपनिवेश होता एक्चुअली में क्या होता है ना। तो आप ये समझ गए कि इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड जब यहाँ पे व्यापार करने आया या फिर व्यापार करने आया तो यहाँ पे इसका भी शोषण किया। हाँ, एक शोषण से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जब कोई अपना शक्तिशाली देश अपने छोटे देश को, गरीब देश को शोषण करता है, उसको अपना अधिकार में लेकर, है ना, उसको मजबूर कर देता है, तो ऐसे में उपनिवेश कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्वायत्त। स्वायत्त इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वतंत्रता से, यानी कि अपना कार्य अपने खुद करना, है ना, यानी कि स्वतंत्रता होना चाहिए उसमें भाई, इसमें कोई लोचा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई, अगर हम इसे देश से समझे या राज्य से, तो जब कोई देश या राज्य में जनता को स्वतंत्रता दी गई है, जनता को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें कोई प्रकार की लोचा या मतलब कि उस पे अपना अधिकार नहीं होना चाहिए शासक को, तो ऐसे ही उसे हम स्वायत्त कहते हैं। यानी कि स्वायत्त बोले तो स्वतंत्रता, यानी कि अपना काम खुद करे, अपने नियंत्रण, यानी कि किसको जो किसी के नियंत्रण में नहीं हो, उस वैसे को हम स्वायत्त के अधीन रख सकते हैं। चलिए उसका युगांतकारी है, युगांतकारी। देखिए युगांतकारी क्या होता है? युगांतकारी मतलब होता है, इसे ये शब्द से ही पता चलता है कि युगांतकारी का मतलब क्या होता है। युगांतकारी यानी कि युग में परिवर्तन, यानी कि एक युग की समाप्ति और एक युग की शुरुआत। हाँ, एक युग की समाप्ति और एक युग की शुरुआत, उसे हम युगांतकारी कहते हैं। यानी कि जैसे कि एक बहुत फेमस इसे सुने होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति। भाई फ्रांसीसी क्रांति को युगांतकारी घटना के रूप में जाना जाता है। तो भाई फ्रांसीसी क्रांति एक युगांतकारी घटना है। मतलब कि जो फ्रांस से जो क्रांति हुई थी, फ्रांस में क्या होता है, क्रांति से पहले क्या था? क्रांति से पहले मतलब वहां के जो शासक थे वो जनता पे बहुत अत्याचार कर रहे थे, जनता की मतलब कि थोड़ा सा भी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, पूरे के पूरे वो शासक के अधीन थे। तो ये पहले फ्रांस, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ कि पूरे यानी कि जितना भी यानी कि पहले और क्रांति के बाद पूरे मतलब समय बदल गया। पहले लोग शासक के अधीन थे, आप स्वतंत्र हो गए, है ना, लोगों को विचार अभिव्यक्ति की मौका मिला, यानी कि हर एक चीज की स्वतंत्रता मिल गई। तो ऐसे में हम इसे कह सकते हैं कि एक फ्रांसीसी क्रांति युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी मतलब अब समझ गए होंगे कि जो पहले यानी कि समय की परिवर्तन, है ना, कि अचानक सा समय परिवर्तन हो जाए, ये क्रांति के बाद हुआ था। तो यही हुआ युगांतकारी। इसका शताब्दी दोस्तों 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। 100 वर्ष को एक शताब्दी, जैसे कि शताब्दी को इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 से 100 तक के यहाँ को हम यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी। इसी प्रकार से हम 1 से 100 तक फर्स्ट सेंचुरी हो गया। अब 100 से जो आगे बढ़ेंगे 101, है ना, 101 पे जो जाएंगे तो ये सेकंड होगा, ये सेकंड सेंचुरी होगा, समझ रहे हैं। यानी कि 1 से लेके 100 तक फर्स्ट सेंचुरी और उसके बाद 100 के बाद जैसे एक आगे बढ़ेंगे वो सेकंड सेंचुरी में चला। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे तो 101 से लेके 200 तक ये सेकंड सेंचुरी में चलेगा। उसका जैसे ही 201 में बदलेगा तो ये थर्ड सेंचुरी हो जाएगा। तो समझ रहे हैं हमारी बात। तो इसी प्रकार जैसे आप लिखा देखे होंगे कि 15वीं शताब्दी, है ना, 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी मतलब हुआ कि 1400 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक, ये 1400 से लेके 1500 ईस्वी तक की बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पर। तो इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि 1 मतलब कि एक शताब्दी मीन्स 100 ईस्वी। ओके, वर्ष। तो चलिए आगे
बात करते हैं ईसा पूर्व के बारे में। ये समझना बहुत बिल्कुल आसान है। आप इसे हम एक संख्या रेखा पे आधारित समझाएंगे, ठीक है। ये संख्या देखिए, मान लीजिए हम लोग क्या मतलब कि 6 क्लास 7 क्लास में पढ़े होंगे एक संख्या रेखा। क्या है इसमें, 1 रहता है, प्लस में रहता है इधर, है ना। चलिए, और इसे करते करते मान लीजिए हम 2020 तक आ जाते हैं, ठीक है। और इधर माइनस कर देते हैं, -1 -2 करते हैं, है ना। यहाँ पे चले आते हैं मान लीजिए 500। तो देखिए, ईसा पूर्व मतलब होता है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहां से कैलेंडर शुरुआत हुई थी, कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, है ना। तो वहां से कैलेंडर, तो मान लीजिए जहां मतलब जिस दिन जन्म हुआ था उसमें 0 वर्ष होगा ना। तो ये जो वर्ष हुआ, मान लीजिए यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये 0 वर्ष था। अब यहाँ से 1 वर्ष 2 वर्ष करते करते मान लीजिए 2020 तक अभी हम पहुंच चुके हैं, है ना। तो ईसा मसीह के बाद के, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्वी, ठीक है। और ईसा मसीह के पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा मसीह के बाद ईस्वी, इससे पहले क्या, तो मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। यानी कि देख रहे हैं, तो आप जैसे कि हम बात करते हैं कि 500 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 500 पहले की बात है ना। तो मान लीजिए बात करें हम 2020, है ना। तो यहाँ से 2020 तो हो ही गया, है ना। लेकिन मान लीजिए हम बोलते हैं कि आज से 500 ईसा पूर्व, है ना, कितना समय हुआ, तो 2020 अभी होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो 2020 वर्ष हो गया, है ना, 2020 वर्ष। और उसका 500 वर्ष है ना, तो 500 वर्ष पीछे आ गए तो 500 इसमें जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 2520 वर्ष हो चुका है 500 ईसा पूर्व। इसका मतलब आप समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। तो चलिए, यही हुआ ईसा पूर्व। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं कि और इस तरह के वीडियो चाहते हैं। तो और ऐसी कोई वर्ड है जो आपको दिक्कत दे रही है समझने में, समझ में नहीं आ रहा, तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।